एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए महाराष्ट्र का। ये कि भाई यहाँ का करप्शन बंद करो। बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया था समाज सेवा एक ईश्वर सेवा। ये देश का युवा जागरूक नहीं होगा तो आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे चलती है? 4 में विधायक बना। मेरा नाम है प्रथमेश अवटी और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द माइक विद प्रथमेश अवटी का एपिसोड 1। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस खास एपिसोड में। इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे खास नेता जिन्होंने 2004 से 2014 तक एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आमदार के रूप में और 2014 से आज तक एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खासदार के रूप में देश और आम जनता की सेवा की है। आई वेलकम द वन एंड ओनली द अनबीटेबल लीडर ऑफ परभनी कॉन्स्टिट्यूएंसी खासदार संजय जी जाधव उर्फ बॉस। सर, शो की शुरुआत करने से पहले आपके बारे में कुछ बताइए हमें। वैसे तो सारी जनता जानती है परभनी की, महाराष्ट्र की, आपके जो भी काम है। तो आपकी पॉलिटिकल जर्नी कैसे चलती है? देखो, मेरी पॉलिटिकल जर्नी ऐसी चालू हो गई कि मैं तो सोशल वर्क किया करता था और बचपन से मुझे संगठन करके वो दोस्तों लोगों को इकट्ठा करके काम करने की आदत सी थी। उसमें से हम कुछ सार्वजनिक उत्सव मनाते थे, जैसा नवरात्रि है, गणपति उत्सव है, शिव जयंती है। ये करते करते हम दयानडी में आ गए और कुछ भी संगठनात्मक कुछ काम रहा, हम पूरा छोप देख के काम करते थे। वो करते करते हम नगर पालिका का इलेक्शन लड़े 1991 में। उस समय हम हार गए। 96 में भी हम हार गए, लेकिन हमने जिद नहीं छोड़ी। काम में जो लगान थी वो कायम रखी। उसके बदौलत हम 2001 में नगर से ऊपर की चुन के आए, एजुकेशन समिति के चेयरमैन बने। उसके बाद में 2003 में मैं पार्टी प्रेसिडेंट बना, 4 में विधायक बना, 9 में विधायक बना। उसके बाद में 3 बार सांसद बना। बीच में 2005 में एपीएमसी का संचालक बना और 11 में मैं एपीएमसी का चेयरमैन भी बना। तो इतना कुछ सब मुझे देखने को मिला, वो वंदनीय सूचना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की वजह से, आदरणीय उद्धव ठाकरे की वजह से और परभनी के आम जनता की वजह से। काश अगर ये लोग मुझे आशीर्वाद नहीं देते खड़ा करने का और वोटों के रूप से मुझे जनता मेरे घर में आशीर्वाद नहीं देती तो मैं काश यहाँ नहीं खड़ा होता और यहाँ तक नहीं पहुंचता। लेकिन मैं दोनों लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे लायक समझा और जिन्होंने मुझे लायक बनाया। वो दोनों का मैं मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं उनका दोनों का एहसानमंद हूँ। इतना कुछ मुझे परभनी वालों ने दिया है। जी सर, आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है जैसे कि आपने अभी बताया। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 2004 से जब आप आमदार के इलेक्शन लड़े और आप चुने गए आम जनता द्वारा, तो तब से लेके आज तक आपको सबसे ज्यादा ताकत किस चीज ने दी है इस पूरे सफर में? आम जनता के हौसले ने या आपके खुद के जिद ने? नहीं, मेरी जिद तो थी, ठीक है, लेकिन मेरे को मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे दोस्त लोगों ने बढ़ाया, जो मेरा संगठन था उन्होंने बढ़ाया और परभनी की जनता ने। बाला साहब ने आशीर्वाद तो दिया ही दिया, लेकिन परभनी की जनता ने भी उसको इतना संवारा कि मैं उसकी कोई मौजमाप भी नहीं कर सकता। लोगों ने मुझे बहुत चाहा, लोगों ने मुझे जितनी उम्मीद से ज्यादा दिया और इस पूरे सफर में मेरे साथ में जो बचपन से मेरा फ्रेंड सर्कल था वो लोगों ने मुझे बहुत मदद की। मैं उनको जिंदगी भर भी नहीं भूल सकता। जैसे कि मैं भी सर बचपन से आपको देखते आ रहा हूँ, आपके ही वार्ड से मैं भी हूँ। आपका घर मेरे घर के पास ही था पहले भी, तो एज अ फैन मैं आपको देखते आ रहा हूँ बहुत सालों से। तो मैं एक ये भी जानना चाहूंगा कि आउट ऑफ पॉलिटिक्स, अगर संजय जी यादव सर अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आज आप कहाँ देखते आप? अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो कुछ तो भी खेती बाड़ी में काम करता या कहीं शॉप डालता, कुछ तो भी करता। लेकिन जो भी मिला है वो ऊपर वाले की वजह से मिला है। मैं उसका बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे
ये स्टेज पे खड़ा किया है। वो दोस्त लोग, माननीय बाला साहब ठाकरे और ऊपर वाला, ये तीनों की वजह से मैं जो भी हूँ आज। सर और एक चीज, आप हर साल पैदल यात्रा करते हैं पंढरपुर की, जैसे कि मैंने देखा है कई बार आपके इंटरव्यूज भी देखे हैं, आप पूरे फैमिली के साथ ले चलते हैं और आपने बहुत पहले से ही मतलब कंटिन्यूअस में वो चीज रखी है, ऐसा नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया। तो आप ये चीज को कैसे रूप से देखते हैं? लाइक आपकी श्रद्धा है, अनुभव है, या पॉलिटिकल रूप से आप कैसे देखते हैं ये चीज? पॉलिटिकल रूप से होता तो मैं कुछ समय कर देता, कुछ समय छोड़ देता। और मैं पॉलिटिकली 2004 में बना हूँ विधायक, लेकिन मैं तो 1997 से ये करता हूँ, आज तक करते आ रहा हूँ। मैं कभी उसके अंदर ड्रॉप नहीं दिया। मेरी वो श्रद्धा है, मेरा परिवार वारकरी संप्रदाय से है, मेरी निष्ठा वारकरी संप्रदाय पे है। और जब भी पंढरपुर की आषाढ़ी यात्रा शुरू हो जाती है आळंदी से पंढरपुर जाने के लिए, तो तब हम लोग इकट्ठा हो जाते और हम सब निकल जाते। जब मेरे परिवार भी मेरे साथ होता है, सब दोस्त लोग होते हैं, कुछ वारकरी होते हैं, कुछ क्षेत्र में काम करने वाले गायक वादक, ये सभी होते हैं। एक वो आनंद कुछ और है, वो सबको नहीं मिलता, चाहने के बाद भी नहीं मिलता। उसके लिए उसको अपनी पुण्याई भी होनी जरूरी है। और मुझे मेरी श्रद्धा है पांडुरंग के प्रति, और मैं वो मेरे से होता है, मेरा भगवान मुझसे करा लेता है सेवा। इससे बड़ा सौभाग्य और किसी को मिलता है मुझे नहीं पता। सर आपकी ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आप सबको लेकर चलते हो, आम जनता के साथ चलते हो, कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आने नहीं देते हो आप आपके जनता को। ऐसे ही आपका जो भी है, मतलब आपका ऑरा मैं कह सकता हूँ। मेरे को आपके ऑरा के बाद आने के अंदर, लाइक इंटरव्यू के पहले भी मैं इधर आया था तो मेरे को थोड़ा मैं डर गया था सर, मतलब एक नर्वसनेस होती है। आपका ऑरा है सर, और इसी के साथ हम जुड़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे भी बात है सर। मेरी ऐसी पर्सनल इच्छा है कि आप अगले टर्म में भी इलेक्शन लड़े, और जैसा कि सभी को पता ही है आप अनबीटेबल लीडर है, तो आप डेफिनेटली चुन के आओगे। और जैसे कि मैंने भी यहाँ पे सर, आप बोल रहे थे पैसे की चीज, मैंने भी पर्सनली अभी मतलब मेरा वोटर आईडी बन गया है, इलेक्शंस में मैं वोट कर सकता हूँ। तो मैंने भी देखा है कि पैसे की बात बहुत होती है, पर मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी भी पैसों को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, जो कि मैं ऑन कैमरा लाइक बोल सकता हूँ कि ये चीजें हुई है। तो आप उस चीज को कैसे दृष्टिकोण से देखते हैं? वही देखता हूँ मैं कि मुझे ऐसा बहुत बुरा लगता है। जब मैं नगर सेवक बना, विधायक बना, उस समय बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया था समाज सेवा एक ईश्वर सेवा, और उन्होंने जिस ढंग से हमको उस काम में लगाया और लोगों की हमने जिस तरीके से सेवा की, लोगों का सुख दुख बांटने का काम किया, उस समय लोगों ने सिर्फ हमारे काम को और हमारे लोगों के बीच में अवेलेबिलिटी को देखते हुए लोगों ने हमको आसानी से जिताया। कोई उम्मीद नहीं रखी, कोई खाने पीने की नहीं, कोई पैसे की नहीं। लेकिन जैसे जैसे बाला साहब का काल खत्म हो गया और बीजेपी जैसे आगे आती गई, जब से हम देख रहे हैं कि अभी पैसे की सिवा इलेक्शन नहीं होने जा रहा। पूरे चारों पांचों इलेक्शन में मुझे जितने पैसे लगे नहीं, उतने पैसे तो अभी समय लगेंगे ऐसी पोजीशन। इसलिए लगता है कि भाई इतने पैसे लगा के तुम आगे क्या करना चाहोगे? अगर मैं पैसे डाल के चुन के आता हूँ तो मुझे पैसे ही निकालने पड़ेंगे। फिर पैसे से निकालने के लिए लड़ना है और चुन के आना है, तो पैसे बिजनेस में लगाओ और 2 पैसे निकालो ना। राजनीति क्यों करनी है फिर? अभी राजनीति में समाज सेवा ये विषय खत्म हो गया है, और कार्यकर्ता ये संकल्पना बीजेपी ने खत्म कर दी। कार्यकर्ता अभी खाली सतरंजा उठाने का काम बाकी है। आए टाइम पे जो पैसे लेके आएगा उसको टिकट दे दिया जाएगा, तू लड़ और चुन लिया। ऐसी सिचुएशन अभी की है सर। आपके इस मोर देन 20 ईयर्स, 20 साल के सफर में आपका कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप यूथ के साथ शेयर करना चाहोगे कि ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए, या पॉलिटिक्स में नया यूथ आना चाहिए, या बिजनेस में ही ध्यान दे, या स्टडीज में ध्यान दे? ऐसा नहीं, युवा पीढ़ी ने तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उसके लिए पॉलिटिक्स का ग्राउंड जो बीच है थोड़ा सेफ रहना चाहिए। आज कॉमन पीपल, कोई एक आधा लड़का, उसके पास पूरा स्किल है और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशन आज की। ऐसा बहुत मैंने समाज सेवा की है, लोगों के मैंने बहुत काम आया हूँ, और मुझे पैसे नहीं और लोग मुझे चुन के देंगे, ऐसा ख्वाब में भी सोचना नहीं है।
अभी तुमने क्या करे नहीं करे वो मायने नहीं रख रहा, तुम्हारे पास कितने हैं और तुम कितने दे सकते, यही लोग देख रहे हैं। इसलिए राजनीति में युवाओं ने आना अभी धोखे की घंटा है। जब भी अच्छा मौसम आएगा, समंदर को कभी भर्ती भी आती है, कभी ओटी भी लगती है। अभी भर्ती आने वाली है, इसलिए लोग बहुत परेशान है। जिस दिन ओटी लगेगी ना, उस समय युवाओं ने इस फील्ड में आना चाहिए। और ये देश में जो चल रही अराजकता, पैसे के माध्यम से इलेक्शन, ये रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको डर के नहीं पीछे हटना युवाओं ने तो संगठित होना चाहिए। किसी के बातों पे गुमराह नहीं होना चाहिए। हकीकत क्या है वो तलाशना चाहिए और हकीकत है उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। इसी के साथ हम जुड़ते हैं हमारे पार्ट 3 से, जिसके अंदर हम संजय सर से थोड़े पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे। सर, आपने बस शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी का आइडियोलॉजी ही क्यों चुना? आइडियोलॉजी अभी उद्धव बालासाहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी अभी पार्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हुआ है। ये तो मेरी शिवसेना तो बालासाहेब ठाकरे जी की 1966 में ये शिवसेना बनी। जब प्रबोधनकार भी थे, बाला साहब भी थे, उन्होंने बनाई। और महाराष्ट्र में पूरे गांव-गांव में शिवसेना का प्रसार और प्रचार हो गया। उसमें से हम भी थोड़े हैदराबाद में रहा करते थे। वहाँ की सिचुएशन उस समय की देख के हम भी हिंदुत्ववादी विचारों से जुड़ गए और बाला साहब के आवाज में हम आवाज मिला के हम काम करने लग गए। तब हमको ऐसा भी एहसास नहीं था कि हम कभी नगर सेवक बने, आमदार बने, खासदार बने, सपने में भी नहीं सोचे थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे की आवाज पे हमने काम करके खुद को प्रूव किया, दोस्तों को प्रूव किया, लोगों को प्रूव किया और आगे आगे नगर सेवक 2 बार गिरा मैं, लेकिन थर्ड टाइम चुन के आने के बाद में फिर कहीं नहीं गिरा। तो इतना हम इम्प्रेस हो गए थे बाला साहब के विचारों से। और आज भी महाराष्ट्र की हर जनता बाला साहब को तारीफ करती है। भले कोई देश में किसका भी सरकार हो, कुछ भी हो, लेकिन बाला साहब ऐसे लोग सोचते हैं, बोलते भी है। इसलिए बाला साहब के काम पे हम प्रभावित होकर शिवसेना ज्वाइन किए और शिवसेना का काम करते आए। अब चलते चलते हम सांसद बन गए, पता भी नहीं चला। बिल्कुल सर, आप बहुत बड़े अभी लेवल पे हो, महाराष्ट्र लेवल पे हो। सर, अब बाला साहब ठाकरे जी को मिले, क्या रही है उनकी आइडियोलॉजी, उनका ऑरा कैसा है मिलने गए? कॉमन पीपल थे वो, किसी को भी मिलते थे, किसी के भी काम आते थे। उनके पास तो रोज दरबार भरा होता था, कोई सुख दुख बांटने के लिए आता था कि किसी को तकलीफ है, कुछ है, वो आते थे तो बाला साहब बोल दिए तो बात खत्म। बाला साहब पुनः होने नहीं, वापस वैसा इंसान नहीं, अलग ढंग से बनेंगे कुछ, लेकिन बाला साहब जैसा कोई नहीं बन सकता। जैसे शिवाजी महाराज जैसे बने, उनके जैसा बाद में नहीं हुआ, वैसा बाला साहब के जैसा उनकी फील्ड में काम करने वाला दूसरा नहीं हुआ और नहीं होगा। सर, जैसे कि हम अभी महानगर पालिका के इलेक्शन, उसके अंदर हमें देखने को मिला कि शिवसेना उपाटा उद्धव बाला साहेब ठाकरे गढ़ को सिर्फ परभनी में, महाराष्ट्र के अंदर बस परभनी में इतना सपोर्ट मिला है और वन साइड जीत के आई है सर शिवसेना। तो इस खास सपोर्ट को आप परभनी के दृष्टिकोण से, उनके लोगों के दृष्टिकोण से और महाराष्ट्र लेवल पर, लाइक आपके शिवसेना के दृष्टिकोण से भी आप कैसे देखते हैं? देखो, ये 1989 में शिवसेना का पहला सांसद परभनी से लड़ा, जब शिवसेना को सिंबल नहीं था, धनुष्यबाण सिंबल उस समय ऐसे ही मिल गया था। वो धनुष्यबाण के चुनाव पे परभनी की लोकसभा 1989 में शिवसेना जीती। उसके बाद शिवसेना के लिए ये सिंबल कायम हो गया। राजकीय पक्ष बोल के उस दिन मान्यता मिली शिवसेना को। वो इतिहास है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना है उसको धनुष्यबाण सिंबल जो मिला तो परभनी वालों ने दिया। और इतने पड़झड़ में भी कल परभनी की महापालिका चुन के आई। ये पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में चलना चाहिए। हमारे पास क्या है, हमने एमआईएम को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमारे पास में जो भी मुस्लिम भाई थे वो हमने अपने साथ थे। पहले कांग्रेस के साथ थे कुछ, अभी कांग्रेस के साथ और हमारे साथ आते। तो यहाँ पे एमआईएम को हमने आगे बढ़ने नहीं दिया। अगर एमआईएम यहाँ बढ़ जाती तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ का माहौल कुछ खराब हो जाता। सर, जैसा कि हमने देखा है कि अभी बीजेपी ने भी कहीं कहीं एमआईएम के साथ युति की, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी का कैसा है, वो खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। महाविकास आघाड़ी में हमारे उद्धव जी सीएम बने तो इन्होंने बोलने शुरू कर दिए कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, ये नवाब मलिक के मांडी को मांडी लगा के बैठ रहे हैं, ये देशद्रोही है,
वही नवा मरीगाज उनके साथ में। आज देखे हमने आचलपुर में, अकोट में बीजेपी ने एमआईएम से युति की है। फिर तुम एक तरफ हिंदुत्व की बात करते, बटेंगे तो कटेंगे बोलते, और उनके साथ तुम भी थाली बैठ के खाना भी खाते। ये कौन सी नीति है तुम्हारी? सबसे गंदी नीति की राजनीति करने वाली कोई हिंदुस्तान में पार्टी होगी तो वो बीजेपी। सर क्या आपको ऐसे लगता है, जैसे कि मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है, आपको ऐसे लगता है कि अगर कोई बीजेपी के अपोज में जा रहा है तो बीजेपी उसको अपने तरफ खींच लेती? देखो खींचो, लेकिन वसूलों से खींचो। तुम्हारे तत्वों को छोड़ के तुम खींचो मत। तुम्हारा तत्व क्या है? हिंदुत्ववादी। फिर तुम एमआईएम से दोस्ती कैसी करें? अरे हम खाली शिवसेना महाविकास आघाड़ी में अगर उनके साथ में बैठ के सीएम बनी तो तुमने हमारे ऊपर तो कीचड़ उचड़ना शुरू कर दिया। आप तो तुम एमआईएम के साथ में बैठ रहे हो, इसको क्या करना है, इसको क्या कहेंगे हम? यानी तुमचं ते सोन्या दुसऱ्याचं कार्ड, ऐसी बीजेपी की जो नीति है ना वो घातक है। सर आपने जैसे कहा अभी परभणी को जैसे शिवसेना ने सपोर्ट किया, वो ट्रेंड सब जगह ऑल ओवर महाराष्ट्र चलना चाहिए, तो आप परभणी को शिवसेना का बाल किला कहना ऐसा सही समझोगे? सही समझो, क्या है ना, 1989 से आज तक यहाँ का सांसद भी नहीं गिरा और यहाँ का विधायक भी नहीं गिरा। सांसद का एक 13 महीने का पीरियड जो यहाँ नहीं था उसका छोड़े तो आज तक यहाँ का सांसद और विधायक अभी तक नहीं गिरा। ये इसलिए बोलते कि शिवसेना ये बाले किला है, जगह जर्मनी और भारत परभणी, ऐसी उसकी एक पहचान। सर शिवसेना का जब पार्टीशन हुआ, लाइक उद्धव बाला साहेब ठाकरे गट और शिंदे गट, ये दोनों जब अलग हुए, धनुष्यबाण और मशाल, तो आपको किस चीजों से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, या उन लोगों को कैसा, मतलब जैसे गद्दार बुलाते हैं कुछ लोगों को, आप ये चीज को कैसे, कौन से दृष्टिकोण से देखते हैं? वैसा देखा जाए तो ये शिवसेना फूटनी को नहीं होना था। बाला साहब ने इतनी मेहनत से उसको खड़ा किया, एक महाराष्ट्र के मराठी आदमी को, गरीब आदमी को। आज मेरी तो पिताजी स्मॉल फार्मर थे, कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं था, कोई मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कोई फाइनेंशियली बैकग्राउंड नहीं था। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की वजह से और परभणी वालों की वजह से मुझे एक बार नहीं 2 बार आमदार बनने का मौका मिला और 3 बार सांसद बनने का मिला। आप नगर पालिका में नगर सेवक बनने का मौका मिला, एपीएमसी में मेंबर बनने का, सभापति बनने का मौका मिला। इसकी बड़ी सौभाग्य की बात कौन सी हो सकती? वही शिवसेना जिन्होंने बनाई, ये शिवसेना जिनको बनाया शिवसेना ने, वही बिगड़ गए और शिवसेना हमारी वोट की बाजू में खड़े हो गए। इसमें उनका दोष नहीं है, ये सब करवाया बीजेपी ने। बीजेपी नहीं चाहती कि महाराष्ट्र में कोई हिंदुत्ववादी विचारों से बटे जाए, वो सिर्फ खुद को ही प्रोजेक्ट करना चाहती है। उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए, कोई पार्टिसिपेंट नहीं चाहिए, इसलिए उन लोगों ने हमारी शिवसेना तोड़ मोड़ के उनके हाथ में दे दी। अब वो दोनों पार्टियां वही चला रही बीजेपी वाली। तो आप क्लियर ये कह रहे हो कि दोनों पार्टी बीजेपी की बीजेपी चला रही है। हमको खत्म करने के लिए उसको करीब किया है। कल जैसे हम खत्म हो जाएंगे तो उनको भी खत्म कर देंगे परसों। मतलब आप ये कह रहे हो कि उनको मोनोपोली लानी है महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में लानी है। महाराष्ट्र क्या लेके बैठे, हिंदुस्तान में पूरे उनको मोनोपोली लाना है। हम करे सो कायदा, हम जो बोलेंगे वो सही है, सामने वाले जो बोलेंगे झूठ है, ऐसी उनकी फितरत बने वाली। ठीक है, यहाँ अंग्रेजों ने देश पे राज किया, मुगलों ने किया, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उनको नहीं लोगों ने बख्शे। तुम किस खेत की मूली है, तुमको भी एक्सपायरी है, आज की वजह कर, इससे बड़ा और क्या होता है। इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं हमारे पार्ट 4 पे, जिसके अंदर हम संजय सर को एलिगेशंस यानी कि उन पे लगे रूमर्स के बारे में पूछेंगे, और सर हमें बताएंगे कि क्या ये चीज सही है, क्या ये घटना सही में हुई है या नहीं हुई। सर जैसे कि मैंने कहीं में पढ़ा था, न्यूज रिपोर्ट में मैंने देखा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गट, ये पार्टीशन होने के बाद जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है परभणी में कह लो या महाराष्ट्र में कह लो, तो उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है आपको, क्या ये चीज सही है सर? एलिगेशन सही है? नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो, हमारी विचारधारा शिवसेना से है और शिवसेना ने हमारे को जिस तरीके से बड़ा किया, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है। कोई कहीं भी गया होगा उसके स्वार्थ के लिए गया होगा, कोई मजबूरी
से गया हूँ उनका उनको लग लाभ हो, लेकिन मेरे को कोई मजबूरी नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए मैं जगह पे खड़ा हूँ। जिसने बनाया उसके साथ में धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, ये मेरी सोच है। वो सोच को लेके मैं आगे चल रहा हूँ। रास्ते में कितने परेशानियां दिक्कतों का सामना करता है वो बाद में चलेगा पता, लेकिन अभी हम जो रास्ते पे चल रहे हैं उसको हम छोड़ के आगे जाने वाले नहीं है। सर सेकेंडली अपोजिशन लीडर्स का ये कहना है कि आपका अभी तक जितना भी टेन्योर है, मतलब आप जब से आमदार बने तब से लेके आज तक, आपका एक काम हमें बता दीजिए जो परभनी में आपने किया है और 1 लाख रुपए लेके चल जाइए, इस पर आपका क्या कहना है? कहाँ भेजना है उनसे पूछो, आदमी को मैं 1 लाख लेने के लिए उनको भेज देता हूँ। देखो मेरे तो अभी क्या मैं बोलता हूँ, रिसेंट का बात के बाद ज्यादा छोड़ो, जो पुराना गिनाना छोड़ दो। जिसकी के 70-30 का जो एक इशू था महाराष्ट्र का, जो कि वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश प्रक्रिया का, जो हमारे बच्चों को 450 मार्क गिरने के बाद भी मेडिकल में नंबर नहीं लगता था, लेकिन विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के स्टूडेंट को 400 मार्क पे भी नंबर लगा करता था। वो इशू मैंने उद्धव जी के पास बैठ के 10 दिन में मैंने ये इशू छुड़ाया, और उसके बाद में महाराष्ट्र में जो भी मेडिकल शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हुआ। दूसरी बात ये कि हमने परभनी में 2 मेडिकल कॉलेज लाए, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट। ये हमारी उपलब्धि है, हमने उसके लिए झगड़ा करे, लोगों के साथ में संघर्ष करे और वो हमने हासिल किया। उसके बाद हमने परभनी के अंडरग्राउंड ड्रेनेज की जो योजना है उसकी मंजूरी ली है, समांतर पानी पुरवठा योजना की मंजूरी ली है, जो 80 करोड़ के रास्तों के कामों की मंजूरी हमारी ली है, और नाट्यघर का काम हमारे पीरियड में चल रहा है। एक विज्ञान केंद्र जो बन रहा है यूनिवर्सिटी में, वो भी उद्धव जी के पीरियड में बन रहा है। और बहुत सारे जो है इसकी बिल्डिंग है, जो अभी वंदे भारत ट्रेन जो पूर्ण चालू होने वाली है, अभी मुंबई चालू हो गई, या हमने डबल ट्रैक के काम है, काम ऐसे बहुत आज के थोड़ी काम है, इतने पीएससी के काम हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंग है। जब मैं आमदार था, जब देखो मेरे तो पूरा पीरियड अपोजिशन पार्टी में गया, सरकार कुछ करती है तो हमने किया बोलती है। अब हमारी सरकार होने के बाद भी इनके लोगों ने हमने किए, सही कुछ सही बोलो, झूठ कुछ झूठ बोलो, जो तुमने किया है वो बोलो हमने किया है, जो नहीं किया नहीं बोलो, लेकिन नहीं किया वो भी हमारा ही बोलते हैं, क्रेडिट स्टील करते हैं। पॉलिटिकली में अभी स्थिति इतनी गंदी हो गई कि उसको कोई सीमा नहीं रही, किसी के भी एलिगेशन कर देते, किसी को कुछ बोल देते, ये कोई मजा नहीं रही। अभी बड़े बड़े रास्ते है जो अपने यहाँ के नेशनल हाईवे, अभी मैंने दिल्ली में संसद में भी क्वेश्चन उठाया था कि भाई ये रास्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमको जरा निधि उपलब्ध किया जाए। कि हम हर चीज के बारे में हम चलते रहते हैं और ज्यादा ज्यादा अपने पैसे मिलते हैं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। सरकार देती है कभी आगे पीछे, कभी नहीं देती, कभी देती, लेकिन हम थोड़े लिमिटेशन आते हैं। अगर सरकार में हम होते ना तो और कुछ बहुत ज्यादा काम करने आता। तो आपको अगर एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए महाराष्ट्र का, तो आपके ऐसे कौन से एक्शंस होंगे जिससे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट अच्छा होगा, और ऐसे आपके क्या क्या काम होंगे जिससे जनता सही में खुश हो जाएगी कि ये पैसों के लिए नहीं, ये नेता सही में काम के लिए चुना गया नेता? सीएम एक दिन का बनने में कोई मजा नहीं है, लेकिन कोई भी सीएम बना है उनको मेरी इतनी विनती रहेगी कि भाई यहाँ का करप्शन बंद करो। जितने पॉलिटिशियन करप्शन करते हैं उससे ज्यादा तो अभी ब्यूरोक्रेसी वाले ज्यादा करते हैं, जो अधिकारी लोग हैं उनमें ज्यादा करप्शन बढ़ा है। तो ये लोग, हमको तो भी 5 साल में रहने वाले, उनको तो रिन्यूअल भी नहीं है, एक बार नौकरी में बैठ गए कि बस रोज एक साइन हो गई कि लाओ पैसे। ये कहते हुए रोक लगना चाहिए इसको। आदर्श हमारे लोगों ने क्या लेना चाहिए कि युवा पीढ़ी ने आदर्श क्या लेना चाहिए। इस तरीके का करप्शन बढ़ते जाएगा तो हमारा युवा पीढ़ी को भी इसके बारे में अलग सा महसूस होने लगा है। कहीं तो भी इसको रोक लगना चाहिए। फिर पॉलिटिकली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। जो भी चेयरपर्सन हो, पीएम हो, सीएम हो, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ये बात को कहीं तो खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि अभी महानगर पालिका के इलेक्शन, इसके अंदर ऑल ओवर महाराष्ट्र में रिजल्ट 12:30 तक आ गए थे, लेकिन परभनी में बहुत डिले किया गया, रिकाउंटिंग हो रही थी। पहले कुछ नगर सेवक को डिक्लेयर कर दिया गया, फिर वापस एक हुआ। तो इस सब पे आपका क्या कहना है?
नहीं, वो तो जानबूझ के किया गया है, उसको तो पॉलिटिकली उसके पीछे बैकग्राउंड था। बीजेपी यहाँ तो बहुत अच्छे बुरे तरीके से हारी है, कुछ सीटें भी आई है तो उसमें भी कुछ गोलमोल हुआ है। उनको जो लगता है वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उनको जो नहीं लग रहा वो नहीं होने नहीं दे रहे थे। तो सरकार की थोड़ी तरह मोनोपोली हो गई। पॉलिटिक्स में इम्पार्शियल काम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सब खत्म कर दिया है। हम करें सो कायदा, जो हमको अच्छा लगता है उचित लगता है वो हम करेंगे, आप खाली शिकायत करते रहो, सुनेंगे छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं। हमारा एक नगर सेवक, उसको हरा दिया जा रहा था, जितने में मैं वहां पहुंच गया, जबकि इनवैलिड होने वाले वोट, इनवैलिड होने का सवाल आता कहाँ, जब बैलेट पेपर के वोट चुने जा रहे थे, गिनती चालू थी, उस समय तुमने कर दिए कि भाई वैलिड वोट एक तरफ कर दिए, इनवैलिड अलग कर दिए। फिर जैसे इनवैलिड हो गया, बात खत्म हो गई, वैलिड जितने हो गए उतनी गिनती हो गई, उसके आगे मशीन की शुरुआत हो गई काउंटिंग की, और आखिरी में ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक वोट से हमारा कैंडिडेट चुन के आ रहा है। तो उन्होंने एलिगेशन किया, और उन्होंने ऊपर से कुछ फोन आए, उन्होंने सीधा सीधा 2 वोट इनवैलिड में के निकाले और ये वैलिड है बोल के बताने शुरू कर दिए। फिर मैं पहुंचा, मैं बोला भाई तुमने इनवैलिड करे, हमने तो नहीं करे, ये इनवैलिड तुमने करे, ये वैलिड तुमने करे। फिर अब इनवैलिड करने के बाद में ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में तुम वैलिड इनवैलिड को फिर वैलिड करने जाके बोलते, इसका मतलब क्या है? मैंने एलिगेशन किया, मैं वहां के आरओ से किया, वहां के तुम्हारे ऑब्जर्वर से किया, और उसको आधे घंटे में पूरा देख के एक वोट से मेरा उम्मीदवार चुन के आया, डिक्लेयर करना पड़ा। अगर काश में वहां नहीं पहुंचता तो वो इलेक्शन कमीशन हमारा ही कैंडिडेट हरा देते थे। ये प्रैक्टिकली है। सर आप इसको अगले इलेक्शन में मतलब कैसे तरीके से आप क्या कहना चाहोगे ऊपर बैठे लीडर्स को कि ये चीज ना हो रिपीटेडली? अभी ये हो ना हो ये अभी सोचने का है। जब तक ये देश का युवा जागरूक नहीं होगा और संगठन नहीं करेगा, संगठित नहीं होगा, तब तक ये हिंदुस्तान में आगे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि तो सत्ता, पैसा, इसके जोर पे, दम पे ये सरकार सबको यहाँ पे क्लियर करने लगी है। इसलिए जब तक युवा जागा नहीं होगा, जब तक युवा को ना समझने नहीं आएगा कि भाई ये कुछ गलत होने जा रहा है। आज हमारे डॉलर की क्या अवस्था है, ये अगर देखेंगे हम तो सोचो सब, आप तो वेल एजुकेटेड हो। हाँ सर। हमारे रुपया की क्या कीमत है, देखो गिरता जा रहा है अभी 90। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि युवाओं ने इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हकीकत सामने लाके देश के सामने एक नया आदर्श खड़ा करना बहुत जरूरी हो गया। सर जैसे कि अभी जिला परिषद के इलेक्शन चालू है, महानगर पालिका के इलेक्शंस में हमें शिवसेना वन साइड जीतती हुई दिखी, तो आप के साइड से ये कहना है कि जिला परिषद के इलेक्शन में भी शिवसेना वन साइड आएगी? या वन साइड तो नहीं आएगी, लेकिन अच्छे ढंग से आएगी, और हम वहां पे किसी से पार्टनरशिप करके हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी को भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आखिर बीजेपी ने क्या करी कि गंगाखेड़ में 17 कैंडिडेट पूरे हेवी फॉर्म दे दी हो आगे अपक्ष एमएलए के पास, और भाई कैंडिडेट कोई भी दो लेकिन सिंबल हमारा ले। इतनी हवस बीजेपी को क्यों ले सकता? तुम्हारा कोई कार्यकर्ता खड़े करो ना। वहां पे तो ऐसा हो गया, कार्यकर्ता तो नए खड़े करने की तो बात दूर हो गई, लेकिन जो 30-40 साल से बीजेपी का काम करते हैं और जो पद पे है, जो रनिंग मेंबर है, उनके भी टिकट काटे गए। अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खाली शतरंजा उठाने का काम करना, इतना ही बीजेपी वालों ने उनके लिए रखा है। जो टाइम पे आएगा उसको हम टिकट दे देंगे। यानी कार्यकर्ते को मात और ऊपरे जो मात, ऐसी अवस्था बीजेपी की फिलहाल होने वाली। ओके सर। सर इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे लास्ट पार्ट नंबर 5 पे, जिसके अंदर रैपिड फायर होगा। सर मैं 2 चीजें बोलूंगा, उसमें से आपको बस फास्ट में एक चीज कोई भी चुननी है। सर आप चाय पीना पसंद करते हो या कॉफी? दोनों भी नहीं। दोनों भी। तो आपको गुस्सा जल्दी आता है या आप पेशेंस रखते हो? नहीं, मैं अगर सच बात करूं तो गुस्सा नहीं आता। कोई अगर झूठा एलिगेशन लगाता है, झूठ बात करता है, और मेरी बाजू अगर सही है तो मैं उसको रिएक्ट हो जाता हूँ, सीधा बोल देता हूँ। ओके
सर आपको बीचेस पसंद है या माउंटेन्स, यानी कि आपको समुद्र तल पसंद है या पहाड़? ये समंदर से अच्छा तो पहाड़ अच्छे। पहाड़ अच्छे। ओके सर। सर आप सिंपल लाइफ जीना चाहते हो या आपको अभी जो आप लग्जरी लाइफ, मतलब आप मेरा एक पर्सनल मानना है कि आप एक ऐसे खासदार हो जो आपके पास सब कुछ हो के भी आप नॉर्मल लाइफ जीते हो, लेकिन फिर भी आप एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो या लग्जरी? सिंपल सिंपल जो जो ऊपर वाले ने बनाया है वैसा सिंपल, ये कभी भी काम आने वाला है। जैसे अपने पीछे कैसे जिंदगी अपना पीछे का हिस्सा कैसा आपने बिताया, उसको ऐसे ही आगे बिताना चाहिए। ठीक है, कभी फंक्शन विंक्शन होता है वो ठीक है, उस समय थोड़ा, लेकिन ऐसा मैंने आज तक, जैसा मेरा पहराव है, जिस तरीके मेरा रहन सहन है, जैसा मैं लोगों में बैठता हूँ उठता हूँ, मेरे पास किसी को आने के लिए अपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ सकता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं, मेरे को बड़ा किसने किया है, जिन लोगों ने बड़ा किया है मुझे, उन लोगों को मेरे पास आने के लिए अगर वहां पे कोई विजिटर लगता है तो फिर मैं बड़ा नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता जी सर बिल्कुल। है। मेरे पास कोई भी आए, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। कॉमन आदमी भी मेरे को फोन लगाता है, साहब मेरी गाड़ी पकड़े, मोटरसाइकिल पकड़े, तो मैं पुलिस के लिए बोल देता भाई छोड़े, अपना आदमी है, गरीब आदमी है। इतना लोगों को विश्वास है मेरे प्रति कि अपने अननोन नंबर से भी मेरे किसी का कॉल आया तो मैं उठा देता हूँ, अगर मिस कॉल भी दिया तो मैं फिर से उसको लगाता हूँ। ये मेरी पहचान है, इसलिए लोग मुझे थोड़ा लायक करते हैं, और मैं सही के साथ खड़ा होता हूँ, झूठ के साथ। जब मेरा परिवार का भी कोई झूठ की बाजू लेके आता है तो मैं उसको नहीं समझता, जिसका हकीकत है जो सही है उसके साथ में खड़ा हूँ। जी सर बिल्कुल। और एट लास्ट मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि संजय यादव सर का एक ऐसा डायलॉग बता दीजिए, जैसे हर नेता का अपना अपना डायलॉग होता है कि सीएम ने एक बार कहा था कि मैं शेर का बच्चा हूँ, मैंने खुलेआम किया। वैसे आपका क्या डायलॉग है? अपना कुछ भी डायलॉग नहीं, अपने एक बात करिए, अच्छे जियो और अच्छे जीने दो, यही मेरा डायलॉग। ओके सर। सर एट लास्ट अभी आप जो शिवसेना में आप जो लेवल पे, लाइक आप सब लीडर हो, लाइक शिवसेना को आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गढ़ को, तो आप उसको नेशनल लेवल या महाराष्ट्र लेवल पे आप कैसे देखते हो आपकी जगह को? देखो, सब दिन सरीखे नहीं होते। कभी शिवसेना जोरों में थी जब बीजेपी कुछ भी नहीं थी, शिवसेना का हाथ पकड़ के बीजेपी बड़ी हो गई। आज बीजेपी को खत्म करने शिवसेना, बीजेपी लगी शिवसेना को खत्म करने के पीछे, लेकिन आज न कल शिवसेना और उभारी लेगी। संत कबीरदास का एक दोहा कहूंगा मैं इसमें कि वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जग में हाथ पसारे जाएगा। और कबीरदास ने ये भी कहा कि माती कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, ऐसा एक दिन आएगा मैं रोंदूंगी तुझे, टूटे से फिर ये ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मट्टी, कुम्हार जब वो मड़का बनाता है उस समय मट्टी भी उसको बोलती है कि तू क्या रोंदे, मैं एक दिन आएगा मैं भी रोंदूंगी तुझे। ऐसा सास की भी कभी बहू थी। हम बीजेपी के कभी आगे थे, आज बीजेपी आगे जा रही है, ऐसा भी वक्त आएगा कि हम और फिर से बीजेपी के आगे खड़े हो जाएंगे। उसका टाइम पीरियड जाएगा, कोई अमृत भी के नहीं आया राजनीति में, इसके तकदीर में क्या है वो आज नहीं देख सकते, लेकिन वक्त के साथ चलना सीखना चाहिए आदमी ने। कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कभी खुशियां मनाना पड़ रहा है, दोनों को भी लेके चलना पड़ता है, कहीं खुशी कहीं गम। जी सर बिल्कुल। सर ने हमारे सभी सवालों के जवाब बिल्कुल न रोक दिए हैं। और मैं सर को एट लास्ट यही कहना चाहूंगा कि सर आपके इतने बिजी शेड्यूल में से जिला परिषद के इलेक्शन चालू है, मैं जब आया था इतने सारे लोग थे आपसे मिलने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि मुझसे मिलने को किसी की अपॉइंटमेंट की नीड नहीं है, तो मैंने लाइक देखा है वो कि बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, आप उनके सोल्यूशंस करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है सर। और आपका टाइम देने के लिए हमें धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बियॉन्ड द माइक विद प्रथमेश अबोटी को आप ऐसे ही देखते रहिए कुछ नॉलेजेबल बातों के लिए। और जैसे कि आज एपिसोड 1 में संजय यादव सर ने उसका उद्घाटन किया है, मैं ऐसा चाहूंगा सर कि आप थोड़ा सा शुभेच्छा दे दीजिए आगे के एपिसोड्स के लिए। आपने जो नया फील्ड चुना है, पहले मैं उसके लिए बधाई देता हूँ आपको। थैंक यू सर। अभी आप जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में क्या चल रहा है, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपने सब देखा है, और लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। और
वो आप कर रहे हो, उसके लिए तुमने वो फील्ड चुनी है,